Hello class 9th, welcome back to another lecture. Welcome to ACAD Words. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे हायर स्टडीज़। अगर तुम लोगों ने साइंस लिया 11th में तो ये चैप्टर तुम्हारे 11th में भी है। तो फटाफट से भाई इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे आती रहती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है। भैया ये वही वर्क है जो कि अब हम लोग पढ़ते हैं, खाते हैं और कुछ घर का भी छोटा मोटा काम भी कर लेते हैं। क्या ये वर्क है? यस, ये वर्क है। लेकिन फिजिक्स में जो वर्क है वो ये वर्क नहीं है। फिजिक्स की भाषा में वर्क होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है, तुम लोग समझ गए होगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट को हम लोग फोर्स कहते हैं। अब तुम लोग बोले भैया प्रोडक्ट मतलब तो हमको पता है, प्रोडक्ट मतलब तो हमको पता है कि मल्टीप्लाई कहते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई? ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखो, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये तुम लोग को क्लास 11th और 12th में पढ़ना है। लेकिन इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ। तो इससे हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा देखो, यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के। पहला टाइप क्रॉस प्रोडक्ट एंड दूसरा डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। समझ गए? इतना बात याद रखना। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोग को 12th में पढ़ना है, इसलिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट का मैं तुम लोग को बताऊंगा मैं नहीं ज़्यादा। एंड वैसे भी डॉट प्रोडक्ट भी तुम लोग को 11th और 12th में ही पढ़ना है, तो थोड़ा इन चीज़ बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे इसका यूज़ है। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है the dot product of two vectors is the product of the magnitude of the two vectors and the cosine of the angle between them. Simply, किसी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड उनके बीच का एंगल का जो कोसाइन होता है उसका प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है ए डॉट बी, यानी डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो क्रॉस वाला होता साइन जो मल्टीप्लाई में यूज़ होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, इसका क्या हो गया? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो तुम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में थोड़ा मोड़ा, एंड 11th में तुम लोग को डीप में पढ़ना है। इससे वर्क डन का भी फॉर्मूला बनता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा। एफ मीन फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा ये होता है अपना वर्क डन का फॉर्मूला। अब तुम लोग बोलेगे भैया ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट होता है वर्क का जूल या फिर न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर क्यों? फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, एन एम, लेकिन वर्क का जूल कहते हैं ऐसा यूनिट को। ठीक, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ये बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है कि वाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसका सिंपल सा जवाब है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Dot product always gives an scalar result and work has no direction. ये है सिंपल सा इसका आंसर। वर्क को हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंड डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर ही रिजल्ट देता है, एंड वर्क के पास डायरेक्शन भी नहीं होता, एंड वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, यूजुअली जो वर्क का फॉर्मूला होता है क्लास 9th के लिए वो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। लेकिन आप लोग जब ऊपरी क्लासेस में जाएंगे, डीप में पढ़ेंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। एंड ऐसा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा ही याद रखना वर्क का फॉर्मूला। अब देखो, अब क्या है, अब एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। स्टार मार्क कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन तुम लोग को जरूर पूछेगा डिफाइन 1 जूल। तो इसका आंसर है व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 जूल। सिंपल सी डेफिनेशन है, जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उसे हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क कह देंगे। सिंपल है एकदम। अब देखो, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू हैं जो तुम लोग को याद करना है।
देखो इसमें क्या है, इसमें मेनली तुम लोग को इस चैप्टर के लिए 3 ही वैल्यूज याद करनी है एंड कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है जैसे कॉस साइन कॉसेक टैन एंड कॉट, जो तुम लोग को क्लास 10th में बेसिक पढ़ना है एंड क्लास 11th में डीप में पढ़ना है। तो यहाँ पे तुम लोग को सिंपली कॉस 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री की वैल्यू याद करनी है, जो अभी मैं लिख देता हूँ। साड़ी की वैल्यू मैं अभी लिख रहा हूँ एंड तुम लोग चाहो तो साड़ी याद कर सकते हो, लेकिन फॉर दिस चैप्टर तुम लोग को 3 ही वैल्यूज याद करनी है। तो बेटा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। समझ गए? मेनली हम लोग इन तीनों को पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव वर्ग का दर्जा देते हैं। तो √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री का होता है 1/√2। यस, एंड कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2 मतलब हाफ। ये होती है, इन सब की वैल्यूज़ याद कर लेना जो तुम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। तो पहला टाइप पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क एंड तीसरा ज़ीरो वर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क। तो क्या कहता है कि पॉजिटिव वर्क होता क्या है। तो ये 3 वर्क में से सबसे पहला वर्क है पॉजिटिव वर्क। देन व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। अगर कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का सेम डायरेक्शन में है तो उसे हम लोग पॉजिटिव वर्क कह सकते हैं। एग्जाम्पल है ये बंदा इस कार्ट पे फोर्स लगा रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा है, उसी डायरेक्शन में राइट साइड पे ही फोर्स लगा रहा है एंड राइट ही साइड वो जा रहा है। तो कहाँ है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये बंदा जो वर्क कर रहा है वो पॉजिटिव वर्क है। समझ गए? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क इज अप्लाइड if the displacement is in the opposite direction of the force applied। ठीक उल्टा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अलग अलग डायरेक्शन ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव वर्क डन यानी -1 हो जाएगा। इसका एग्जांपल ये तुम ले सकते हो, ये जो बंदा अभी कार को अभी पुश कर रहा है, लेकिन ये कार कहाँ पे है, माउंटेन पे चल रही है। तो ये बंदा तो कार पे राइट साइड पे फोर्स लगा रहा है लेकिन कार पुश हो नहीं रही और वो उल्टा पीछे ही आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रही है, वो लेफ्ट साइड पे यानी बंदे के पास कर रही है। तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हुआ तो इस बंदे का जो वर्क डन हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव वर्क डन हो गया। समझ गए? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा वादा पढ़ना नहीं है, बस इतना सा याद रख लो, हो गया तुम्हारा काम। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ वर्क, ज़ीरो वर्क। इसमें क्या होता है कि बंदा वर्क तो करता है लेकिन फिजिक्स में उसका वर्क हो जाता है ज़ीरो। सिंपली अगर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट देन हम लोग उस वर्क को ज़ीरो वर्क कह सकते हैं। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री में हो जाए, याद है ना कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए वो हो जाएगा वर्क डन 0। तो ये देख सकते हो ये बंदा बैग को लिफ्ट कर रहा है ऊपर, नीचे से ऊपर, फोर्स कहाँ लगाया, ऊपर। चल कहाँ रहा है, राइट साइड में। कहाँ चल रहा है, राइट साइड में, यानी सीधा चल रहा है और ये फोर्स लगा रहा है ऊपर। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल एंड कॉस 90 डिग्री कितना होता है, यू नो बेटर देन मी, नॉट बेटर देन मी बट मैंने तुम लोग को बताया है कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। समझ गए? समझ गए? एंड ये यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो तुम लोग को करना है सॉल्व। अब तुम लोग करो, देखो मैंने यहाँ पे कैसे करते हैं सॉल्व वो भी बता के रखा हुआ है, तुम लोग को बस कैलकुलेशन करनी है एंड कुछ नहीं। तो गाइज इसी के साथ हम लोग का वर्क डन का कॉन्सेप्ट हो जाए खत्म। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर जरूर देखेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेल ये क्वेश्चन का आंसर मैंने तुमको बहुत पहले दे चुका है, यू नो ब्रो। अभी पीछे पेज में है, एक सेकंड। तो ये रहा है आपका आंसर, वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है एंड डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट एंड वो स्केलर रिजल्ट देता है एंड उसका वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पहला का आंसर हो गया। अपना दूसरा सवाल है बेटा, डिफाइन वर्क। डिफाइन वर्क, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट,
व्हेन वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव नेगेटिव, अरे अभी बताया वर्क का डेफिनेशन ऐसा यूनिट एंड वो पॉजिटिव नेगेटिव कब, अभी बताया। एंड कूली वाला जो ये क्वेश्चन ये भी बताया है, एंड फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ये सब मैंने बता रखा है। तो ये 4 5 है न्यूमेरिकल्स जो तुम लोग को खुद से सॉल्व करना है। दिस इज़ योर HW। एंड हाँ, ये सब मैंने बता रखे हैं, तो ये तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा कि तुम लोग अच्छे से पढ़े हो या नहीं। लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। तो बेटा व्हाट इज़ एनर्जी? सो एनर्जी क्या होती है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सो एनर्जी इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है वही एनर्जी होती है। इसीलिए एनर्जी और वर्क सेम होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट भी वर्क से सेम होगा। ऐसा यूनिट इज़ जूल। यस, दोनों का ऐसा यूनिट जूल होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। So, the energy required to do 1 joule of work is called 1 joule energy because क्यों energy is equal to work. 1 kilojoule is equal to 1000 जूल। देखो अब 1 किलो जूल एक लार्जर यूनिट होता है जो 1000 जूल के बराबर होता है। अब जो ये जूल है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रिस्कॉट जूल। इनके नाम पे ये जूल पड़ा है, वर्क और एनर्जी का ऐसा यूनिट का नाम, जैसे फोर्स का न्यूटन पड़ा है। अब एनर्जी के कुछ टाइप्स होते हैं, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे 8 टाइप्स है, जिनमें से हम लोग को डीपली पढ़ना है क्लास 9 के अंदर सिर्फ 2 को, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को अभी हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। बाकी ये सब एनर्जी के तुम लोग नाम देख लो। एंड जो ये 6th नंबर पे साउंड एनर्जी है ना, ये तुम्हारा चैप्टर 5 ही है साउंड नाम का, जो क्लास 8 में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो क्लास 9 में तुम लोग फिर पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो फटाफट इन सब के नाम देख लेते हैं। पहला टाइप है काइनेटिक एनर्जी, तो उसको देख लेते हैं। हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी का एनर्जी उसके मोशन की वजह से होता है, तो वो बॉडी है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ये एक और काइनेटिक एनर्जी होता है जो केमिस्ट्री के अंदर होता है, वो अलग होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिजिक्स इज अलग। सो इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², 1/2 mv², जिसमें m होता है मास एंड v होता है वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी स्क्वायर है तो वेलोसिटी 2 बार होगा, वेलोसिटी 2 बार हम लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का इस फॉर्मूला से हम लोग को 2 फैक्टर मिलते हैं, जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये दोनों फैक्टर्स तुम लोग को जानने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तभी मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लेना, शायद तुम्हारे एग्जाम में पूछ जाए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में बहुत सवाल पूछता है ये सब। तो देखते हैं क्या है। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट डबल्ड। अगर मास डबल, काइनेटिक एनर्जी डबल। मास हाफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो गया। लेकिन अगर वेलोसिटी डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी चौथा हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, वेलोसिटी का भी डबल। एंड अगर हाफ हो गया वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4। याद रखना, वेलोसिटी जितना भी हो उसका डबल ही होता है काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी डबल है तो उसका भी डबल 4 टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है 1/2 mv², उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहा होगा। एंड इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का तुम लोग को फॉर्मूला क्या बताया मैंने? हाफ mv²। पुट करो एंड आंसर निकाल के कमेंट करना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। ये काइनेटिक एनर्जी है, इसमें मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। ये रेस वी ऑफ देयर जो है, इसको तुम लोग काट दो, पता नहीं ये मिस प्रिंटिंग या मिस राइटिंग हो गया है भाई थोड़ा सा, तो इसको ऐसे ऐसे काट दो। अब पढ़ो क्वेश्चन। 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v रिस्पेक्टिवली, फाइंड द काइनेटिक एनर्जीज। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला बेस्ड है। अब बेटा आप लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो स्टेटमेंट में लिखा गया है। सवाल पूछते हैं, स्टेट द वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो पढ़ते हैं क्या है।
The work energy theorem, also known as the principle of work and kinetic energy, states that the total work done by the sum of all the forces acting on a particle is equal to the change in the kinetic energy of that particle. Easy सा है। जो बेटा देखो मैं समझाता हूँ, स्टेट करता है जो टोटल वर्क डन है ना, सारे फोर्स का जो सम है उसका टोटल वर्क डन किसी भी पार्टिकल का वो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी वही पार्टिकल के इक्वल होगा जो हम इस इक्वेशन में लिखे हुए हैं। W इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी डेल्टा मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? बहुत ईजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। तो भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं आप पोटेंशियल एनर्जी, वैसे द सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी। मतलब मेनली हम लोग क्लास 9 के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। तो चलो भाई इसको भी पढ़ के ख़त्म करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या कहता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स पोजीशन, प्रॉपर्टीज और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। देखो काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होता है। जो एनर्जी पोजीशन की वजह से होता है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जाम्पल है स्ट्रेच्ड रबर बैंड और बॉल अबव द ग्राउंड हैव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसका इक्वेशन होता है W इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोलेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका mgh, मास इंटू एक्सलेरेशन वाला ग्रेविटी इंटू हाइट। अब देखो क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब देखो अब ये ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गया पोटेंशियल एनर्जी वाला। द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू सर्टेन पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। चलो भाई इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वही mgh जो मैंने तुम लोगों को बताया। द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द चूजन रेफरेंस लेवल। देखो ऐसा होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो एक रेफरेंस लेवल जो चूज़ किया जाता है उस पर डिपेंड होता है। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल हाइट डिफरेंस नॉट द पाथ टेकन। वर्क डन क्या किस पे होता है डिपेंड? वर्टिकल हाइट पे डिफरेंस पे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। ये कुछ एग्जाम्पल है जो तुम लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल्स अगर क्वेश्चन पूछेगा स्टेट पोटेंशियल एनर्जी एंड सॉरी राइट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर एग्जाम्पल्स, तो ये है आंसर तुम लोग के। ये देख लो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन सीधा आता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? देखो भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी को हम तोड़ फोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बस उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल नीचे हैं टॉर्च, पेंडुलम, माइक्रोफोन, जनरेटर, ये सब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सॉरी हाँ यस, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये अप्लाई होते हैं ये एग्जाम्पल्स। तो बहुत अच्छे से ये तुम लोग को समझ आ गया होगा आई थिंक सो, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है एनर्जी को तोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, ओनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ने वाले मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बहुत सिंपल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू मैकेनिकल होता है। समझ गए? चलो जी, मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। यस, दोनों का कंबाइंड होता है तो दोनों का डेफिनेशन भी कंबाइंड है। एट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो इसका फॉर्मूला भी है। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करके तो क्या आएगा? मैकेनिकल एनर्जी आएगा। बस इतना काफ़ी है तुम लोग को जानना। लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का विच इज़ पावर। तो पावर क्या होता है? दम वाला पावर नहीं बेटा, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन पावर क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज इक्विवेलेंट टू एन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। समझ गए? पावर कुछ नहीं है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ओनली। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर निकालेंगे कैसे? वर्क बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है W/T। इसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग वॉट भी कहते हैं। ऐसा यूनिट इसका वॉट है। एंड इससे सवाल आएगा डिफाइन 1 वॉट। तो यहाँ पे आंसर देख लो, 1 वॉट इज डिफाइंड एज द पावर रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड। बहुत ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगला है लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर आर मेजर्ड इन किलो वॉट्स। देखो अब जो छोटे छोटे यूनिट है उनको वॉट ही से हम लोग मेजर कर लेंगे। जो बड़े बड़े एनर्जी के यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग किससे मेजर करेंगे? तो उनको हम लोग किससे मेजर करेंगे? किलो वॉट से। एंड 1 किलो वॉट इज बराबर टू 1000 वॉट। तो सोच सकते हो कितना बड़ा यूनिट है। 1000 वॉट
1 किलोवाट के बराबर होता है, समझ सकते हो। तो भैया अब हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज़ योर HW, जो आप लोग को घर पे करना है। एंड मैं ये कराने नहीं वाला, ये आपको खुद से ट्राई करना है। आपको चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आप लोग को ये खुद से ट्राई करना है। बाकी आपको पूरा थ्योरी पार्ट सब कुछ, न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को पढ़ा दिया मैंने, क्वेश्चंस भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिया। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए जो आपके HW है, तो मस्ट आप लोगों को करना है ये प्रैक्टिस। तो चलो भाई, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ मैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ जाके ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट लेक्चर कौन सा बनाऊँ बताना। तब तक के लिए बाय बाय।